हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए हिंदी टेक्स्ट बुक जो आदित्य पब्लिकेशन की है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां से हम लोग स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा इसको कवर करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी इसका वो भी मैं साथ ही साथ करवाते चलूँगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये बुक आप यूपीएसआई, पेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट और जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम कराती है, यूपीपी है, ओके, यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस बुक से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो पहला लेसन है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। पहले हम हिंदी वर्णमाला को कवर करेंगे, उसके बाद इसका सेपरेट भाग दिया है विराम चिन्ह के बारे में। ओके, तो यही आपका लेसन 1 है। कहा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 दिया गया है। हिंदी में ध्वनियों यानी वर्ण के प्रकार, यानी ध्वनियों मतलब जिसे कहते हैं वर्ण। अभी आपको पता चलेगा ध्वनि किसे कहते, मतलब ध्वनि जिसे माने वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर जिसकी इकाई एक ध्वनि है उसी को हम वर्ण कहते हैं। तो उसी को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, जिसे इंग्लिश में वॉवेल्स एंड कंसोनेंट कहते हैं। तो आपके ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। कुल कितने नंबर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है। और व्यंजन देखिए दूसरा है। पहले हम स्वर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि व्यंजन के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव जानकारी नीचे दी गई है। ओके, नीचे ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 11 स्वर हैं, लेकिन मात्रा के आधार पर कुल कितने स्वर हैं? 10 हैं। देखिए, इसमें अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसमें अ का कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे काट दिया गया है। तो बाकी इन 10 का मात्राएं दी गई हैं, इसलिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 हैं। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं? देखिए, ह्रस्व या लघु कहिए स्वर या मूल स्वर, ये 4 ही हैं। इन्हें ह्रस्व कहिए, लघु कहिए, मूल स्वर कहिए। इसमें कौन है? अ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, री। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण किसी अन्य मिश्रित रूप में नहीं किया जाता है। जैसे बाकी जो स्वर है ना, ये आपके दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर, ये 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ। इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रिक स्वर में उच्चारण और द्विमात्रिक स्वर के उच्चारण, इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, दुगुना समय लगता है। किससे? एक मात्रिक स्वर से। यानी दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर को अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे या उच्चारण करेंगे तो एक मात्रिक स्वर से ज़्यादा समय लगेगा। तो याद रखिएगा, दीर्घ स्वर कौन है और गुरु स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर बोलेंगे और ह्रस्व, लघु या मूल स्वर। तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री आपके एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं, ह्रस्व या लघु या मूल स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ या लघु स्वर में, गुरु स्वर में कौन कौन है? बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए,
ए ऐ ओ औ, ये द्विमात्रिक स्वर है। ओके, मात्रा के आधार पर कुल दो ही हैं। एक और आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, इसका यूज हमेशा संस्कृत में होता है। क्या होता है? ये हिंदी में नहीं होता है। प्लुप्त स्वर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये इसको उच्चारण करने में ना, प्लुप्त स्वर को एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे ओम, ये इस तरह होता है। ये बीच वाला है ना, यही है। ओके, तो इसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण कहाँ होता है? संस्कृत में होता है, ये हिंदी में नहीं होता है। ओके, तो देखा आपने, स्वर 11 हैं, मात्रा के आधार पर 10 हैं, और स्वर मात्रा आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व, लघु, दीर्घ। ह्रस्व, लघु या मूल स्वर जिसमें 4 हैं, अ, ई, उ, री सब छोटे हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। ओके, इन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। ये द्विमात्रिक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, क्या कहा जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। ये दीर्घ स्वर, ये गुरु स्वर को ही या संधि स्वर को ही 2 भागों में बांटा गया है। एक मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर क्या है? यानी सजाती संधि स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सजाती संधि स्वर। इसमें 3 हैं, आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ये सजाती संधि स्वर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी संधि जो है 2 स्वरों, समान स्वरों के मेल से हुआ है। जैसे अ, तो आ बन गया, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ बन गया। इसलिए मूल दीर्घ स्वर या सजाती संधि स्वर कहते हैं। ओके, आगे देखिए, संयुक्त संधि स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर, इसे विजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। क्यों? इसमें कौन कौन है? ए ऐ ओ औ। ओके, ए ऐ ओ औ। अब ए देखिए, ए जो है ये अलग अलग स्वरों के मेल से बना है। अ, छोटी ई, अ है, उ है, ओ हो गया, ए ऐ हो गया, औ हो गया। ओके, आप देख रहे हैं ना। इसलिए दीर्घ या गुरु, दीर्घ बोलिए या गुरु संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। ओके, इसमें अ मिला, क्या हुआ? आ हो गया। ई छोटी मिली, बड़ी ई हो गया। छोटा मिला, बड़ा ऊ हो गया। ओके, अब विजातीय संधि स्वर में क्या है? ए ऐ ओ औ। ओके, यानी इसमें 3 है और इसमें 4 है। अब आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, अयोगवा। अयोगवा ध्वनि कौन है? अंग और अह, इसके ये 2 ही वर्ण हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, जो ऊपर मात्रा लगा है अंग के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और बगल में जो डबल मात्रा लगा है, इसे क्या बोलते हैं? वियोग बोलते हैं या विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो अयोगवाह के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। हिंदी की वर्णमाला के अनुसार, हिंदी की वर्णमाला के अनुस्वार, यानी जो मात्रा के ऊपर बिंदी लगी है वो अनुस्वार है। ठीक है, यानी हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये आपका ऊपर मात्रा अनुस्वार है, तथा विसर्ग कौन है? मात्रा के बगल जो 2 बिंदी लगा है वो अनुस्वार है, ये विसर्ग, सॉरी विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग को अ का आधार लेकर, यानी अ के ऊपर बिंदी लग गई तो आपका अनुस्वार हो जाएगा, और अ के बगल में डबल बिंदी लग गई तो क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। यानी इसी के रूप में दिखाया गया है। ये दोनों अयोगवा ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं? अयोगवा। तो वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो नहीं हैं, मतलब ये दोनों स्वर ध्वनियाँ तो है ही नहीं। तो क्या है? ये परंपरागत रूप से इन्हें स्वरों में गिना जाता है या गिनाया जाता है।
इन्हें मतलब कल्चरल रूप में परंपरागत रूप से गिनाया जाता है। ये एक्चुअली में है नहीं स्वर, ठीक है, स्वर ध्वनि नहीं है। संस्कृत व्याकरणों में यानी संस्कृत के व्याकरणों ने इन्हें क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। तो यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, यानी इसको स्वर भी कहा गया और व्यंजन भी कहा गया है, अनुस्वार और विसर्ग को। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। यानी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जो हैं हिंदी के हैं, संस्कृत के ही महान ज्ञानी रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्हें अयोगवाह कहा है। इसका अर्थ बताया है, जो योग न होने पर साथ रहे। जो योग न होने पर साथ रहे, इन्हें अयोगवाह कहा। यानी योग होने पर जो साथ नहीं रहते, इन्हें अयोगवाह कहा। तो समझ गए ना? अ के ऊपर जो मात्रा आएगा बिंदी अनुस्वार होगा, और अ के बगल में क्या होगा? डबल बिंदी आएगी तो विसर्ग होगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये रहा स्वरों के बारे में। अब आइए व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन देखिए, वैसे कुल व्यंजन तो 39 है। ओके, कुल 39 है, और इसमें मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। मूल व्यंजन है। उसी 33 में 25 क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। और क्या है? 4 अंतस्थ हैं, उष्म 4 हैं, संयुक्त कितने हैं? 4 हैं। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। ठीक है, तो अब इसके आगे बारे में पढ़ें डीपली। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा मूल स्वरों, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कैसे हैं? देखिए, क वर्ग से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये कुल 5 हैं। इसमें कुल कितने? 25 हो गए। इन 25 को हम क्या कहते हैं भाई? स्पर्श व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब बताऊंगा स्पर्श व्यंजक क्यों कहा गया। अभी आप बस जानिए इनको क्या नाम दिया गया है। जितने ही वर्ड है सबको क्लियर किया जाएगा। बस अब ये जानिए कि ये क्या है। ये सबको बहुत ही डीपली से इसको वर्णन किया जाएगा। तो अनुस्वार है ये, सॉरी, ये स्पर्श है। ओके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त प वर्ग, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ कौन है? य र लव, य र लव, ये व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजक है। ओके, उस व्यंजक कौन है? श, षटकोणवा श, ह, जिसे बोलने में क्या हो? उष्मा निकलती है। श, श सलजम वाला षटकोणवा स। ओके, श, ह, 4 हो गए। यानी कि अब स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन दोनों मिलकर कितने हो गए? 33 हो गए। ये तीनों मिलकर 33 हो गए, 33 हो गए। इन्हीं को मूल व्यंजक कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? मूल व्यंजक। ओके, अब देखिए संयुक्त व्यंजक कौन है? छत्र ज्ञ स्र, छत्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। छत्र ज्ञ स्र, ये कितने? 4 हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये कई व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। ओके, 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन अंगा अढ। ओके, ये है आपके ड ढ। तो ये आपके उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कराते हैं। आपको भी ये पता करना है, भी जानना है कि इनका नाम क्या है, इनको कहा क्या गया है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क वर्ग, क वर्ग को कंठस्थ कहते हैं, कंठ व्यंजक कहते हैं। क वर्ग में यानी क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये 5 हो गए। च वर्ग को हम तालव्य कहते हैं। ताल मतलब तालु इस भाग से लेते हैं। च छ ज झ इया। ट वर्ग मूर्धन्य होते हैं, जो बीचों बीच से बोले जाते हैं। ट ठ ड ढ आड़ा। त वर्ग में दंत, जिसमें दांतें क्या होती हैं? माध्यम से बोला जाता है। त थ द ध न। और प वर्ग में ओष्ठभ, जहाँ पर ओठ हमारे
सपोर्ट करते हैं, प, फ, ब, भ, म, 5 ये हो गया। ठीक है, तो क वर्ग हो गया, क से प वर्ग तक। अंतस्थ में आपका हो गया य, र, ल, व, और उसमें षटकोणवा श, श, ह और मूल व्यंजनों की संख्या 33 से जान ही रहे हैं। कुल मिलाकर संयुक्त कर्ण छ, त्र, ज्ञ, श्र हो गया, उक्षिप्त या द्विगुण ड, ढ हो गया। ओके, तो कुल 39 है। नीचे आपका सम करके दिया गया है, पूरा ऐड करके, ध्यान दीजिएगा। तो यानी हिंदी में कुछ 52 है। आपके मूल स्वरूप संख्या ये कुल 11 है। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। ओके, और व्यंजनों की संख्या कुल कितनी? 39। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। ओके, यानी जिसमें 11 ये हैं स्वर, मूल स्वर हैं। ओके, 2 आपके अयोगवाह हैं और 39 क्या है भाई? आपके व्यंजन्स हैं। तो आप ऐड कर लेंगे 52 हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। देखिए क्या कहा जा रहा है। अब हम एक एक टॉपिक को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। जो पीछे वर्ड आया था उन सब के बारे में काफ़ी डीपली स्टडी करके बताया गया है। ध्यान दीजिएगा। स्वर परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर में आप देखेंगे कि ये बिना किसी अवरोध के बोला जाता है, यानी बिना किसी बाधा के, और ना ही बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। आप स्वर में अ से अह तक आप जो भी है आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप जब उच्चारण करेंगे तो आप अ बोलेंगे तो अ ही बोलेंगे, आ बोलेंगे तो आ ही बोलेंगे, अ बोलेंगे तो अ ही बोलेंगे। यानी इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है। क्यों भाई? इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चारण में अब इन स्वरों को भाग में बटा गया है कई तरीके से। पहला तरीका क्या है? हालांकि स्वर तो 11 ही हैं, आपको बताया अभी पीछे। स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं? 11 ही हैं। ओके, कुल स्वर तो 11 ही हैं। अब 11 स्वरों को बांटा गया है। पहला किस तरीके से? उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय और मात्रा के आधार बांटा गया है। तो क्या है? ह्रस्व या लघु स्वर। बताया ना, ह्रस्व या लघु स्वर क्या है परिभाषा? इन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं। क्यों? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, क्योंकि इनमें सबसे कम समय लगता है उच्चारण में। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर क्या है? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी इनसे दुगुना समय लगता है, ओके, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। बड़ा आ जो बच गया वही है बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ। ओके, ये आपके क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। रचना, बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। मूल स्वर, अब इसकी रचना के आधार पर देखेंगे। संरचना कैसी है, बनावट क्या है, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ है, ऐसे भी इसको बांटा गया है। जैसे हमने मूल स्वर देखा ना, इसी को ह्रस्व स्वर कहा गया था। ओके, या इसी को जड़ स्वर कहते हैं, नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर भी कहते हैं। कई नाम हैं। यानी वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ, यानी स्वतंत्र ही है, किसी अन्य स्वर के साथ इनका मेल नहीं किया गया, बने हैं केवल अपने ही से ही। तो वही आपके ह्रस्व स्वर हैं। अ, ई, उ, री, छोटे वाले, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री। यानी ये अपने आप में स्वतंत्र है, फ्री हैं, और इनका योग किसी से नहीं हुआ, यानी किसी से मिलकर नहीं बने हैं। और संधि स्वर में क्या है? इसी कृत्रिम स्वर कहते हैं, बनावटी स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर भी कहते हैं। यानी जो 2 स्वरों की मेल से बना है, 2 स्वरों की संधियां मेल से बना है, जिसमें
बता दें बड़ा आ, जो बड़ा आ है क्या है, अ और अ से मिलकर बना है, योग हुआ है इसका। ओके, बड़ी ई जो है ई और ई से मिलकर है, बड़ा ऊ और ऊ से मिलकर बना है। ए जो है ए और ई से मिलकर बना है। ए जो है ए और ए से मिलकर बना है। औ जो है ऊ, अ और ऊ से बना ओ बना है। अ धन अ मिलके अ बना है। यानी ये जो सातों है ना, ये अन्य स्वरों के योग से बने हुए हैं, इसलिए कृत्रिम स्वर भी कहते हैं, बनावटी स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर। यानी इसकी हमने संरचना निर्माण पर देखा कि मूल स्वर क्या है, स्वतंत्र स्वर भी है, नैसर्गिक है, बीजाक्षर भी कहलाते हैं। ओके, और संधि स्वर क्या है, जो दो स्वरों की संधि या मेल से बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी पीछे पढ़ा भी था कि इन सातों को बांटा गया सजाती संधि स्वर या मूल दीर्घ स्वर में। कौन है? दीर्घ स्वर की बात हो रही है, संधि स्वर की। कुछ सजाती हैं, मतलब सजाती संधि स्वर वे स्वर हैं जो एक ही समान स्वरों की संधि से बने हैं। यानी एक ही समान जो स्वर हैं उन्हीं के संधि से बने हैं। कौन है? अ, पहले आ है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो अ तो आ हो गया, ई बड़ी ई हो गया, ऊ बड़ा ऊ हो गया। ओके, विजातीय संधि स्वर मतलब वे स्वर जो अलग अलग स्वर की संधि से बने हैं। विजाती हैं, अलग अलग हैं, या संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। ए है तो अ और ई हो गया, ए हो गया, कौन? अ धन ए, ओ कौन हो गया? अ धन ऊ, अ हो गया अ धन अ। क्यों? यही है विजातीय संधि स्वर या फिर संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुण संधि स्वर कौन है? गुण संधि स्वर। तो गुण संधि स्वर में इसी में से छांटना है आपको। तो गुण संधि स्वर में कौन आते हैं? इसको बांटा गया है गुण संधि स्वर में। देखिए, ए और ए, इसमें जो फर्स्ट वाले हैं वो गुण संधि स्वर हैं। जब हम संधि पढ़ाएंगे आप लोग ना, संधि, तो आपको पता चलेगा। ओके, गुण संधि स्वर में जब ए के बाद अ के बाद ई आए या ए आए तो गुण संधि स्वर कहलाते हैं। तो वहाँ पर कौन सी मात्रा लगता है? ए की मात्रा लगता है या ए की मात्रा लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अ के बाद ई या ए आए तो गुण संधि स्वर। और वृद्धि संधि स्वर क्या होते हैं? मिश्रित संधि स्वर। अ धन उ, तो अ हो गया, अ धन अ हो गया। कि भाई, यानी वृद्धि संधि स्वर या मिश्रित संधि स्वर में ओ का चिन्ह आता है या औ का चिन्ह आता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देंगे। विजातीय संधि स्वर में ए ओ अ है ना, उसके बाद गुण संधि स्वर में पहले के दोनों हो गए हैं आपके गुण संधि स्वर, और बाकी लास्ट के दोनों दो हो गए हैं, वो कौन है? वृद्धि संधि या मिश्रित संधि स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है? अब देखिए, स्वरों को कुछ और भाग में बांटा गया है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय, इनका कुछ समान परिचय दिया गया है जीभ के भाग के आधार पर। यानी जीभ का भाग, जैसे जहाँ जीभ का भाग जो उच्चारण कर उसके आधार पर भी बांटा गया है। जैसे अग्रभाग कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्रभाग या अग्र स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हम अगला भाग ऊपर नीचे, जिन जीभ का आगे वाला भाग ऊपर नीचे होता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। उसमें कौन है? ई, छोटी ई, बड़ी री और ए। ओके, यानी जिसमें अग्रभाग उठता है जीभ का ऊपर नीचे, उसी को ही हम अग्रभाग कहते हैं, वो अग्र स्वर भी कहते हैं। वो कौन कौन है? छोटी ई, बड़ी ई, री, ए। ओके, और मध्य भाग कौन कौन से भाई? मध्य भाग में कौन है? हिंदी। हिंदी में अ जो है स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। जीभ का कौन सा? बीच वाला भाग। बीच वाला भाग उठता है, मध्य वाला भाग ही, उसी को ही मध्य स्वर कहा गया। ओके, और पश्च भाग कौन कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, जीभ का कौन सा भाग? पिछला भाग समान स्थिति से ऊपर उठता है तो पश्च स्वर कह जाते हैं। जैसे बड़ा आ हुआ, उ हुआ, उ, ओ, औ। बड़ा आ,
ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और इसमें आगत भी आता है। देखिएगा इसमें आगत, आगत जो है एक विदेशी शब्द है, इसको बाहर से लिया गया है। ओके, तो कुल कितने हो गए? 6 इसमें हो गए। नीचे दिया जाएगा भी, आपको बताया गया है। ठीक है, तो अग्रभाग जो जीभ के अगले भाग से ऊपर नीचे होने पर इसका उच्चारण होता है। अगला भाग उठता है उच्चारण का, इसमें ई, री, ए। मध्य भाग में अ आता है। ठीक है, जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। पश्च भाग में क्या बताया अभी आपकी, जिसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है। इसमें बड़ा आ है, ऊ, उसका ओ, औ और आगत भी आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी आप आगत। अभी देखिए यहाँ पर दिखा ना, आ लगा था, आगत ध्वनि। आगत ध्वनि अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुए हैं, यानी अंग्रेजी से जो देवनागरी में लिपि में ये आए हैं, ओके, ये वही आगत है। उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायता होता है। ओके, यानी अंग्रेजी के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुए हैं उसमें आगत आता है और कहीं न कहीं इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। अतः इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। यानी पश्च स्वर होता है जीभ का जो पिछला भाग उच्चारण करते समय ऊपर नीचे उठता है, उसी को पश्च स्वर कहा जाता है। ओके, तो आगत ध्वनि हो गया आ। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आपको पता है ना हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और 10 क्या है भाई? 10 भाई मात्रा आधार पर 10 है ना। ओके, अब देखिएगा देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब देखिएगा देवनागरी लिपि या संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 13 होती है। ओके, तो देवनागरी लिपि हुआ व संस्कृत भाषा में। अब जब भी स्वर पूछे होंगे तब कितना है? 11। कि उसमें री और री आपको यहाँ पर जोड़ा गया है। ओके, तो ये देवनागरी संस्कृत भाषा में 13 हो जाते हैं। और हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 10 है। ओके, फिर देखिए री का वर्तमान उच्चारण आधा र और ई, आधा र और ई, और इसके बाद र पर छोटी मात्रा है तो री हो जाता है। ओके, यानी इस तरह से होने लगा री को। तथा इसका उच्चारण करते समय जीहा यानी मूर्धा को स्पर्श करती है। यानी जीहा मैंने ऊपर वाले बीच वाले भाग को टच कैसे मूर्धा बोलते हैं उसको स्पर्श करती है। यह हिंदी में स्वर शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। हालांकि हम 11 जानते हैं, स्वरों की संख्या 11 है। ओके, लेकिन ये शुद्ध है, जो री है शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए इसको हम शुद्ध स्वर की संख्या 10 ही बनेंगे। ओके, तो शुद्ध स्वर की संख्या 10 ही है। अरे बात समझ में? आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिएगा दोस्तों, जीभ के भाग के आधार पर अभी हमने जो पढ़ा था ये जीभ के भाग था। इसमें अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग देखा था हमने, क्यों भाई? देखिए मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति मतलब बोलते समय हमारा मुख की आकृति कैसे हो जाती है। ओके, मुख बोलते समय मुख की आकृति कैसे हो गई, ये देखिए, ये तो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। ओके, लेकिन इसका यहाँ पर मेन उच्चारण यहाँ पर दिया गया है, मुख की आकृति यानी मुख खुलने के आधार पर। जैसे समृद्ध स्वर है ना, ये यहाँ पर दिया गया है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में कौन कौन आते हैं? अग्रभाग में बड़ी ई री आता है, क्यों? और पश्च भाग में ऊ आता है, 4 होते हैं। तो ये अग्रभाग किसे कहते हैं? बात ये है, अग्रभाग किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अग्रभाग। तो यहाँ पर मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, वो कौन कौन है भाई? जिन स्वर उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, लगभग बंद रहता है, वो कौन है? ई
ऊ री, जिसमें ई और जिसमें बड़ी ई है और छोटी ई है और री है, आपके अग्रभाग वाले हैं कि भाई अग्रभाग स्वर है। और ऊ क्या है, ये पश्च भाग वाले स्वर हैं। ओके, तो ये इनको बोलते समय लगभग मुंह क्या होता है, बंद रहता है, बहुत कम खुलता है। और विपरीत में क्या होता है, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, अर्थात पूरा खुल जाता है, सबसे अधिक खुलता है, उसे विपरीत कहते हैं। उसे आ क्या बोला गया, आ क्या बोला गया, आ, वो आ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीत स्वर बोलते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर किसे बोलते हैं, अर्ध, यानी अर्ध समृद्ध यानी इस समृद्ध मतलब जिससे बिल्कुल मुंह नहीं खुला, समृद्ध में जिससे बिल्कुल मुंह नहीं खुला, ओके, यानी बहुत कम खुला, यानी उससे थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, थोड़ा सा खुलेगा अधिक, यानी समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है। मुंह आधे से कम खुलता है, यानी मुख जो है आधे से कम खुलता है। ए औ है, ओके, इसमें क्या है, ए और औ है, ए औ, ओके। तो ए और औ जो है आपके अर्ध समृद्ध में आएंगे, क्योंकि ये समृद्ध स्वर से थोड़ा ज़्यादा खुलते हैं मुंह। अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर मतलब क्या बोलते हैं परिभाषा में, विपरीत, विपरीत मतलब इसमें पूरा मुंह खुल गया था, यानी उसकी तुलना में थोड़ा कम खुलेगा। जिसमें आ था ना, तो इसमें क्या विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है मुंह, मुंह के आधे से ज़्यादा खुलता है, यानी आधा से थोड़ा ऊपर रहेगा लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा सा कम। इसमें कौन है, ए ए औ और आगत है आ, ठीक है। तो इसे आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग सही से प्रश्न पकड़ पाओ। पहला ही चैप्टर जो होता है ना, काफ़ी इसमें ग्रामर रूल ज़्यादा होते हैं पहले ही चैप्टर में, ओके। अब आते हैं ओष्ठ या मुखाकृति, यानी ओठ या कि ये मुखाकृति बोलते हैं उसके आधार पर, जैसे वर्तुल स्वर या गोलाकार स्वर, इसी को वृत्त मुखी या वृत्ताकार भी बोलते हैं। कौन है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं अथवा वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, यानी बोलते समय ही ओठ गोल हो गया। ऊ ओ औ, क्यों, ऊ ओ औ, इसे वर्तुल स्वर, क्योंकि आप खुद बोलेंगे, देखेंगे आप लोग, आपका क्या हुआ, ओठ या क्या हो, गोलाकार या वृत्ताकार हो गया, ओके। और देखिए यहाँ पे अवृत्तमुखी या प्रसिद्ध अवृत्ताकार, यानी जिसको बोलते समय क्या होता है, जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होता है, उसे अपितु फैल जाता है, वो कौन है, इन चारों छोड़ दीजिए, बाकी कौन है, अ आ ई ए, अ आ ई ए, ओके। अब बाकी ये क्यों, इनको बोलते समय मुख आपके ओठ जो हैं फैल जा रहे हैं, ओके, इसलिए अवृत्तमुखी या प्रसिद्ध यहाँ पे अवृत्ताकार बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, री अर्धवृत्ताकार स्वर है, कई बार पेपर में आया क्वेश्चन, री कैसा स्वर है, ये अर्धवृत्ताकार स्वर है, कैसा है, अर्धवृत्ताकार स्वर है, ओके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, शुरुआत हुआ है तो अब इसका अंत भी होगा, तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, ओके। जब हो जाएगा तो मैं वीडियो मर्ज करके पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ओके दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ग्रामर भी मिलेगा, जीएस में आपको लूसेंट, आपके 2 लूसेंट आपके हैं, जिसमें आपका एक जीके है, जिसमें और एक दूसरा है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वो भी आपको यहाँ मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ओके दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए।